मॉर्निंग क्लास। मैं विनय कुमार शुक्ला नेशनल इंटर कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भूगोल के पाठ 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन नामक पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार हमारे देश में वनों की संख्या आज बहुत कम है। भारतीय वन नीति 1988 में तैयार की गई थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था भारत के संपूर्ण भूभाग पर कम से कम 33% भूभाग पर वनों को वनाच्छादित भूमि होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में यदि कुल भूभाग का देखा जाए तो 24.16% पर भारत में वनों का वितरण है, जो इस नीति के अनुसार आज भी बहुत पीछे है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वनों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है तथा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर वनों की मात्रा यानी पेड़ पौधों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यदि हम प्रतिशतता के आधार पर बात करें तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसके 92% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि मिजोरम का कुल क्षेत्रफल का अपने 92% भूभाग वनाच्छादित प्रदेश है। लेकिन वहीं पर ये प्रतिशतता की बात दृष्टि से हम देखें तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर वनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। तो हमारे देश में सर्वाधिक वनों वाला राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मिजोरम है और सबसे कम हरियाणा प्रदेश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा भूभाग पर वनों वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश तथा सबसे कम भूभाग पर वनों का जो है वो गोवा राज्य में पाए जाते हैं। ये हमारा क्षेत्रफल के आधार पर होगा। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है तो हम मध्य प्रदेश लिखेंगे, और कम पर पूछता है सर्वाधिक सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं तो गोवा राज्य में। यदि प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाता है तो हम मिजोरम राज्य पर टिक करेंगे और सबसे कम पूछा जाएगा तो हरियाणा राज्य पर। इसके बाद बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन। भारत में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं जिनमें से हम प्रमुख वनों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हमारा ज्वारीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, कटीले वन। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकार के वन जो हैं भारत में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले ज्वारीय वन। तो ज्वारीय वन किनको कहते हैं? देखिए ज्वारीय वन, तो ज्वारीय वन ये वन जो होते हैं ये समुद्र और जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं, वन और समुद्र के डेल्टाई क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं। डेल्टा के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब नदी समुद्र में गिरती है तो वो समुद्र में गिरने से पहले अपने मुहान के पहले जो मलबा अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि जो लाती है वो अपशिष्ट पदार्थों को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है और ये भाग थोड़ा जमीन से ऊंचे उठ जाता है। ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है त्रिभुजाकार टाइप में होता है, इसे डेल्टा कहा जाता है। तो ये ज्वारीय वन जो है ये समुद्र और डेल्टाई क्षेत्र के पर बनते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से ये वन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण ये होते हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत गहराई तक जाती हैं, तो ये हवाओं को रोकते हैं, तीव्र हवाओं को रोकने में सहायक होते हैं और जल्दी से उखड़ते भी नहीं, और भूमि के अपरदन को भी रोकते हैं।
ये इस प्रकार के वन, ये जो ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ये भारत में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। जहाँ पर गंगा नदी गिरती है वहाँ पर एक डेल्टा पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में ये बहुत अधिक पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त इस प्रकार के वन जो है ये गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। देखिए दूसरा टाइप हमारा उष्णकटिबंधीय वन या सदाहरित वन। सदाहरित वन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन सदैव हरे भरे बने रहते हैं। ये इनकी पत्तियां जो होती है वो लगभग मोटी और चौड़ी होती हैं। ठीक, जैव विविधता की दृष्टि को देखते हुए भी सदाबहारी वन बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ये वन अधिक उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि जो विश्व में ज्यादातर जो वन पाए जाते हैं वो प्रजातियां जो हैं इन्हीं वनों में पाई जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय वनों में विश्व की ज्यादातर प्रजातियां इन्हीं वनों पर पाई जाती हैं। इन वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इन वनों की प्रमुख लकड़ियां जो है महोगनी है, बेंत है, बांस, सिनकोना, रबड़ आदि पाई जाती हैं। इन वनों को ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तो वन है लेकिन इतना अधिक नहीं, क्योंकि इनको नष्ट करना जो है थोड़ा जटिल हो जाता है और बहुत ही कीमती लकड़ियां इसमें थोड़ा कम पाई जाती हैं। तो ये आर्थिक दृष्टि से इतना अधिक महत्वपूर्ण वृक्ष नहीं होते हैं। पर्णपाती वन, अब देखिए पर्णपाती वन वे वन होते हैं जो वर्ष में कम से कम एक बार अपनी पत्तियां अवश्य गिराती हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। पर्णपाती वन जो है हमारे देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यानी भूभाग पर पाए जाते हैं और इनको यदि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए, पर्णपाती वनों को यदि हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये वन ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण वन होते हैं। क्यों होते हैं? इनसे विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं, रेलवे में जो स्लीपर वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं, आदि तमाम इमारती लकड़ियों का उपयोग इनसे किया जाता है। इन वनों का जो विस्तार क्षेत्र है, ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर भाग जैसे अपना प्रदेश वगैरह जो पूर्वोत्तर भाग, और इन वनों में इमारती लकड़ियां ज्यादा मिलती हैं। इमारती लकड़ियों में जैसे साखू है, शीशम है, सागौन है, महुआ है, आम है, ये सारी लकड़ियां आपके पर्णपाती वनों में मिलती हैं। तो इसके बाद हमारा आता है उष्ण पर्णपाती वन। उष्ण पर्णपाती वन जो होते हैं ये वृक्ष जो होते हैं ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पाए जाते हैं। ये वृक्ष ज्यादातर कटीले होते हैं, झाड़ी टाइप में होते हैं और इनकी लकड़ी भी कोई इमारती लकड़ियों में काम नहीं आती है। ये जो होते हैं सीमांत यानी बहुत ही छोटे छोटे वृक्ष होते हैं और झाड़ियों का रूप है। ये हमारे देश में उत्तर से दक्षिण की ओर चलने पर इनका विस्तार पाया जाता है और ये जो होते हैं कृषि कार्य और आज के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। इसके बाद हमारा आता है पर्वतीय वन। जैसा कि इसका नाम है पर्वतीय वन, तो ये नाम से ही इस प्रकार के वृक्ष पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में पाया जाता है। क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर वनों का विस्तार अधिक पाया जाता है। देखिए ये अधिक ठंड होने के कारण इन वृक्षों की जो पत्तियां होती वो चौड़ी, मोटी और नुकीली होती। इन वृक्षों की पत्तियां जो होती वो चौड़ी भी होती हैं, मोटी भी होती हैं और नुकीली होती। इन वनों में ज्यादातर देवदार, स्प्रूस, चीड़, अखरोट, चिनार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं जो बहुत ही मजबूत वृक्ष होते हैं। इनकी लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। ये वनस्पतियां समुद्र तल से 2800 मीटर से लगा करके 4800 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं।
उसके बाद में वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। चूंकि इसके बाद 4800 मीटर के ऊपर जो क्षेत्र होता है वो बर्फीला क्षेत्र होता है, और बर्फ में आपको पता है किसी भी प्रकार की वनस्पतियों का उगाया जाना या उग पाना असंभव होता है। इसके बाद आपको हम अगला हमारा आता है कटीले वन। लास्ट हमारा कटीले वन। कटीले वन ये वृक्ष जो होते हैं कांटेदार होते हैं। कुछ पौधों में तो तने का अभाव ही होता है, वो पूर्णतः कांटेदार ही होते हैं, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां छोटी और उनमें कांटे पाए जाते हैं। ये कटीले वन जो है भारत देश में पंजाब से लेकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन राज्यों में ये कटीले वन बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसमें खजूर है, आपका बबूल है, नागफनी है, खैर है, ये वृक्ष इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद अब जो है हम राष्ट्रीय वनों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन संरक्षण संस्थान का जो है उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थापित किया है, और भारतीय प्राणी संरक्षण संस्थान कलकत्ता में स्थापित है, तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी कलकत्ता में स्थापित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय जैव मंडल रिजर्व के बारे में। तो आइए जानते हैं भारतीय जैव मंडल रिजर्व क्या होते हैं। जैव मंडल रिजर्व देखिए, अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा हेडिंग है जैव मंडल रिजर्व। तो सबसे पहले जान लेते हैं जैव मंडल रिजर्व क्या होते हैं। जैव मंडल रिजर्व उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर मानवीय गतिविधियों को, जीव जंतु के संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। अर्थात जो मनुष्य है वो अपने मन मुताबिक पेड़ जीव जंतुओं का शिकार करने पर बाध्यता की जाती है। इस समय भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व स्थित हैं, जिसमें से 10 जो हैं यूनेस्को द्वारा प्रतिबंधित हैं, और भारत में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व सन 1886 में 1986 में नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व स्थापित किया गया। तो आइए अब हम भारत के 18 जैव मंडल रिजर्व के बारे में एक संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये भारत सरकार के जैव मंडल रिजर्व, भारत सरकार ने कुल 18 जैव मंडल रिजर्व स्थापित किए जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पहला हमारा आता है नीलगिरी की पहाड़ियां, जो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में विस्तारित है। इसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद सुंदरवन, सुंदरवन भी जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अगला है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है। उसके बाद नोकरेक, ये मेघालय राज्य में पड़ता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में आता है। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा राज्य में आता है। अगस्ता ये केरल राज्य में आता है। और ग्रेट निकोबार ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसका शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश में आता है। कच्छ के रण ये बाघ संरक्षण के लिए है। ये गुजरात राज्य में, डिब्रू सैखोवा ये असम राज्य में है। पन्नू मध्य प्रदेश राज्य में, कंचनजंगा सिक्किम राज्य में, मानस असम में है, दहियांग अरुणाचल प्रदेश में, शेषाचलन की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से हमारे ये जैव मंडल रिजर्व है। एक बार फिर से देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियां, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अगस्ता, ग्रेट निकोबार, शीत मरुस्थल, कच्छ का रण, डिब्रू सैखोवा, पन्नो, कंचनजंगा, मानस, दहियांग, शेषाचलन की पहाड़ियां, ये हमारे आज ये जो हो गया ये भारत के जैव मंडल रिजर्व भी हो गए। आज का पाठ हमारा यहीं पर पूरा होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।